जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति को। पिछले क्लास में आपने राष्ट्रपति को देखा था, आज उपराष्ट्रपति को आप देखेंगे। उपराष्ट्रपति की बात की जाए, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो यह एक संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो हमने संविधान में पढ़ लिया है। आप जाइएगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाइएगा तो आपको भारत के संविधान का टोटल ज्ञान आपको मिल जाएगा। जितने भी तरह का सवाल आपका होगा, सारा सवाल वहां जाके खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, यानी कि अब जो आपको मिलेगा ये सभी के सभी एक प्लेलिस्ट बना होगा इंडियन पॉलिटी का। उसमें जाकर के जब आप सर्च कीजिएगा तो वहां सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। सवाल उठता है कि कैसे कैसे पता चला उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है? तो आर्टिकल 63 जो है यह उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। यानी आर्टिकल 63 कहता है कि भारतीय संविधान में एक उपराष्ट्रपति होंगे, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। यह कहां से पता चला? आर्टिकल 63 से। और चूंकि आर्टिकल 63 संविधान का पार्ट है, इसलिए उपराष्ट्रपति भी क्या हो गए? एक संवैधानिक पद हो गए। आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो संवैधानिक वह पदेन सभापति होंगे। किसके? वह पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। कौन कहता है? आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष का काम जो करेंगे वह हमेशा कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। इसके साथ ही राज्यों की जो परिषद होती है उसके भी पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। किसके किसके उपसभापति सभापति हो गए उपराष्ट्रपति? तो पहला राज्यसभा के, और दूसरा राज्यों की परिषद के पदेन सभापति होंगे, आपको उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर है? बात की जाए आर्टिकल 66 जो है, आर्टिकल 66 कहता है क्या? आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह किस प्रकार से होगा। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है उसमें क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है? इसके चुनाव में कौन भाग लेंगे? तो याद रखिएगा, इसके चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। आर्टिकल 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। ये आर्टिकल 67 कहता है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल से रिलेटेड बातें आप जान गए। हालांकि ये मैंने आपको आर्टिकल वाले में पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाके आप कवर कर लेंगे, इसकी जरूरत यहाँ पे थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि उपराष्ट्रपति जो है वह कैसा है? एक संवैधानिक पद है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता तय की गई होगी। योग्यता, अब बताइए योग्यता इसके लिए क्या क्या है? तो सबसे पहला कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या हो गई? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की आयु को पूरा किया जाना चाहिए, यानी कि इसकी उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी हो। तीसरा जो है वह 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित और 20 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। यानी इसका जब नॉमिनेशन होगा तो इसके पक्ष में कम से कम 40 आदमी सिग्नेचर करने वाले होंगे निर्वाचन आयोग के सामने, तभी यह व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो पाएगा। जैसे आपने राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 समर्थक चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए उसी प्रकार से 20 अनुमोदक और 20 समर्थक चाहिए। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। और चौथा जो है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसमें होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन को फुलफिल करता है तो कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। क्लियर है? आपने देख लिया। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है और उपराष्ट्रपति बनने के बाद उसको पद से हटाया भी जा सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हम हटा भी सकते हैं।
ठीक है, कैसे पद से हटा सकते हैं तो उसी चीज को समझिए। यहां पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग लगाएगी और लोकसभा उस महाभियोग की पुष्टि कर देगी। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से महाभियोग तो लगाती है, लेकिन जो लोकसभा है वह 2/3 बहुमत से ही महाभियोग की पुष्टि करे, यह जरूरी नहीं है। उपस्थित सदस्यों का 50% लोग अगर इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि उपराष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग सही है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, हालांकि इस बात की सूचना जो है 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले और उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले महाभियोग की सूचना होनी चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति जो हैं, इन पर जब भी कार्रवाई होगी तो राज्यसभा के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति पर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई शुरू कर सकता है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति के पास एक और कंडीशन ये है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं आपको राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद पश्चात राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटा दिया जाता है, राष्ट्रपति दिवालिया हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस समय के वर्तमान उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति कब तक रहेंगे? तो मात्र 6 महीने तक रहेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर 6 महीने तक रहेंगे तो इनका वेतन कितना होगा? तो याद रखिएगा, इनको जो वेतन मिलेगा वह वेतन आपको कितना मिलेगा? तो वह वेतन आपको राष्ट्रपति का मिलेगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पद पर हैं, इसलिए राष्ट्रपति का वेतन जो है वह उपराष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा। लेकिन 6 महीने से ज्यादा ये उपराष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दूसरा बात कि लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति जो थे वह भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। तीसरी बात, लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। चौथी बात, लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद रहने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ जो हैं ये वर्तमान में भारत के क्या हैं? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगर पूछा जाए कितने नंबर के, तो ये भी याद रखेंगे कि ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं भारत के। क्लियर है? तो ये बातें जो थी आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें थी। अगला टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए, लोकसभा। लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो होता है इसी को हम लोग निचला सदन, इसी को हम लोग कहते हैं निम्न सदन, और इसी को क्या कहते हैं? आम सभा। ठीक है, इन सभी नामों से आपको लोकसभा को संबोधित किया जाता है। निचला सदन, निम्न सदन या आम सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जो होता है वह आम जनता द्वारा होता है। तो आम जनता द्वारा होता है तो सिंपल सी बात है कि आम सभा के नाम से इसको जाना जाएगा। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में सीटों की जो संख्या है, वर्तमान टाइम की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सीटों की संख्या इसमें कितनी है? 550 है मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है, जिसमें आपको 550 के 50 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुन करके आएंगे। पहले क्या था कि 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है। अगर आपने हमारा भारतीय संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान का सबसे अंतिम लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, यानी कि अगर आपसे सवाल आप पूछे कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो याद रखिएगा 550 कहिएगा। 552 किसी भी अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो 550 कहेंगे, 552 नहीं कहेंगे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में, तो भी क्या लिखेंगे? वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं।
545 नहीं लिखेंगे क्योंकि आंग्ल इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है और अधिकतम सीटों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। क्लियर है? लोकसभा के सदस्यों के बारे में मैंने बोला कि इनका जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें भारत के नागरिक जो वयस्क हैं वह भाग लेते हैं चुनाव में। वयस्क का मतलब यहां पर होता है 18 साल से अधिक उम्र के लोग। ठीक है? लोकसभा की अगर बात की जाए तो सबसे पहला लोकसभा जो है उसका चुनाव 1952 में हुआ था। सबसे प्रथम लोकसभा की चुनाव जो है वह 1952 में हुई थी। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था एक लोकसभा का चुनाव हुआ था। कौन सा लोकसभा था? तो याद रखिएगा 18वां लोकसभा था। ठीक है? 18वीं लोकसभा, यानी प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा काम कर रही है वह 18वीं लोकसभा है। और इस 18वीं लोकसभा का चुनाव 2000 किसमें हुआ है? 24 में हुआ है। क्लियर है? लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो तो आपने देखा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा सीट की बात हो रही है। बहुमत का मतलब सामान्य तौर पे होता है 50% प्लस 1, लेकिन भारत में ऐसा कंडीशन नहीं है। हालांकि आपको बहुमत साबित करना होता है। बहुमत का मतलब क्या हुआ कि अगर 543 सीटें भारत के लोकसभा में है तो इसका बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1, यानी कि 271 नहीं 272, 2 दूनी 4। अगर जिस पार्टी को 272 सीटें प्राप्त हो जाएंगी वह पार्टी बहुमत में मानी जाएगी और उसको सरकार बनाने का अधिकार होगा। क्लियर है? अगर किसी एक पार्टी को 272 सीटें प्राप्त नहीं होती है तो वह गठबंधन करती है, यानी कि अलग अलग पार्टियों के साथ सहयोग करती है और अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ करके सरकार बनाती है। जैसे अभी आपने देखा था कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी जो है वह बीजेपी बनकर के निकली थी। ठीक है, बीजेपी। लेकिन बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त थी? 240 सीटें प्राप्त थी। तो होता यह है कि जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस पार्टी को राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बनाने के लिए आग्रह किया जाता है, सरकार बनाने का अनुमति दिया जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन कुछ होते हैं। क्या कंडीशन होते हैं? कि आप बड़े पार्टी तो हैं लेकिन आपको यहां पहुंचना होगा, यानी कि आपको बहुमत साबित करना होगा। नतीजा यह होता है कि अब जो सरकारें बनती हैं वो पहले ही अपना साठ गांठ करके बहुमत बना चुकी होती हैं, फिर सरकार बनाती है। यानी इनको अगर अब सरकार में रहना है तो इनको क्या करना होगा? और लोगों के साथ, जैसे जेडीयू जो है इसके साथ आकर के जुड़ गई, आपने देखा होगा हम के साथ आकर के जुड़ गई, आपने देखा होगा चिराग पासवान जी की जो पार्टी है एलजेपी उसके साथ आकर के जुड़ गई। मतलब कि सरकार ने, यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी उसने क्या किया? उसने जो है उसने अलग अलग पार्टियों के साथ क्या कर लिया? सहयोग कर लिया, समझौता कर लिया और इसके तहत इन लोगों की सीटों की संख्या पहुंच गई क्या? 272 से अधिक। क्लियर है? अब इनको सरकार बनाना है और सरकार इनकी कंटिन्यू अगले 5 वर्षों तक चलेगी अगर ये सभी लोग साथ में रहे तो। कभी ऐसा हुआ कि इनकी जो सदस्य संख्या है वह 272 से नीचे गिर गई तो उसके बाद फिर इनको जो है सो अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, तभी सरकार कंटिन्यू चलेगी। क्लियर है? इतना बात याद रखेंगे। तो अब लोकसभा जो होता है इसमें मैंने बोला कि जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा उसे सरकार बनाने का अनुमति दिया जाता है, और जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है वह अपने में से एक व्यक्ति को नेता चुनता है और उसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो फिर मोदी जी जो तो चुनाव लड़े थे, तो ध्यान रखिए मोदी जी सांसद के रूप में चुनाव लड़े थे। सांसद, वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव नहीं लड़े थे। याद रखना है आपको कि जो चुनाव होता है वो सांसदों का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और किसको नियुक्त किया जाता है? तो बहुमत पार्टी का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। साथ में उस जो व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति के सहयोग से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को मंत्रिमंडल के अंदर डाला जाता है। अब आइए थोड़ा सा एक ग्राफ समझते हैं हम लोग। सामान्य तौर पे अपने भारत में जो शासन सत्ता चलती है वो कुछ इस ग्राफ के तहत चलती है। सामान्य तौर पर इस ग्राफ को आप ध्यान से समझिए। ये जो बड़ा वाला ग्राफ है इसको कहते हैं विधायिका।
विधायिका, यानी लोकसभा के सभी सदस्य इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, मतलब 543 के 543 सदस्य जो होते हैं उनको सम्मिलित रूप में हम लोग विधायिका कहते हैं। लेकिन किसी कार्य को करना है तो सभी लोग काम नहीं कर सकते। जैसे आप देखते होंगे शादी विवाह जब होता है तो अलग अलग जगहों पे कार्ड दिया जाता है, मामा यहाँ, फूफा यहाँ, चाचा, मौसी, काकी, और सब लोग आते हैं। तो सब लोग आते हैं, उसमें सभी लोग काम नहीं करते, उसमें जो युवा वर्ग होता है वह काम करता है, बुजुर्ग लोग बैठ करके जो है सो विवाह देखते हैं, उसमें राय आइडिया मशवरा देते हैं। तो ये जो विधायिका है और राय आइडिया मशवरा वाला होता है। कार्य करने के लिए अलग से मजबूत वर्ग चाहिए, योग्य वर्ग चाहिए, तो उसी योग्य वर्गों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहयोग से मंत्रिमंडल में डालते हैं और उसी मंत्रिमंडल को, उसी मंत्री परिषद को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्यपालिका। विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। क्लियर है? विधायिका और कार्यपालिका। अब इस कार्यपालिका को भी थोड़ा सा हम अलग करते हैं। कार्यपालिका को कर दिए अलग, और इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। कार्यपालिका जो होता है यह भी 3 अलग अलग वर्गों में बटा होता है। कौन कौन सा? तो एक बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, एक को बोलते हैं राज्य मंत्री, और एक को बोलते हैं उप मंत्री। ठीक है, जब भी कभी कोई सरकार बनती है और आप करंट वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे उसमें कैबिनेट मंत्री का नाम होता है, राज्य मंत्री का, उप मंत्री का, आप समझ ही नहीं पाते होंगे क्या क्या दे दिया। ये यही है, ये जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के अंदर 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये जो प्रमुख हो जाते हैं वो कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं, यानी कि आप जिसको देखते हैं, आप जिसके बारे में जानते हैं, जैसे गृह मंत्री आपके होते हैं, आपका जो है सुरक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं जिन जो सामने होते हैं। यानी कि एक फिल्म जब बनती है तो फिल्म में आपको हीरो दिखाई दे रहा होता है, तो कैबिनेट मंत्री जो है या पूरे मंत्रिमंडल का हीरो होता है जो आपको सामने फ्रंट पे दिखाई देता है। ठीक है, और लेकिन केवल हीरोबाजी से काम नहीं चलेगा, अंदर भी बहुत सारे कैमरामैन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये जो राज्य मंत्री, उप मंत्री, वो अंदर वाले लोग हैं। अब ये क्या है समझिए, तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये आपको प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के काम करते हैं, हालांकि सभी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री को पूरा का पूरा एक मंत्रालय दिया जाता है। ठीक है, पूरा एक मंत्रालय किसको दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री को। जैसे आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, तो पूरा वित्त मंत्रालय किसके हाथ में है प्रेजेंट टाइम में? निर्मला सीतारमण। पूरा रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में है? तो आपको राजनाथ सिंह। पूरा गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? तो आपको जो है मोटा भाई के हाथ में। ठीक है, तो ये मंत्रालय आपको जो है सो दे दिया गया। अब किसको? कैबिनेट मंत्री को। अब इसी में से इस मंत्रालय का कोई एक विभाग, इसको बोलते हैं क्या? विभाग। कोई एक विभाग दे दिया गया राज्य मंत्री को। राज्य मंत्री को क्या मिलता है? कोई एक विभाग पूरे मंत्रालय का। ठीक है, अब इसको समझिए। मान लीजिए पूरा का पूरा एक फ्लैट जो है वह दे दिया गया कैबिनेट मंत्री को, और उस फ्लैट में एक रूम जो है वह दे दिया गया किसको? राज्य मंत्री को। समझ में आया? पूरा का पूरा फ्लैट कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो यहां जो मंत्रालय आपको दिख रहा है ये मंत्रालय आपको दे दिया गया किसको? कैबिनेट मंत्री को, और इसी में एक विभाग जो है वह दे दिया गया राज्य मंत्री को। अब ये उप मंत्री कौन है? इनको कुछ नहीं मिलता, इनको मिलता है घंटा। ये उप मंत्री बस ऐसा ही बनाया गया है। क्यों बनाया गया ये समझाता हूं। उप मंत्री को कोई विभाग नहीं मिलता, बस उप मंत्री को एक मंत्री जैसी फैसिलिटी मिलती है, उनके गाड़ी पे फलाना उप मंत्री लिखा रहता है, इसके अलावा और इनको कोई विभाग नहीं मिलता। तो अब आप कहिए कि सर तो फिर इनको मंत्री बनाने की जरूरत क्या है? तो समझिए जरा सा, मैंने आपको बोला कि सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुमत चाहिए, लेकिन यहां पे सरकार को बहुमत है नहीं। अब क्या होगा? तो जब सरकार को बहुमत नहीं है तो सरकार ने अलग अलग पार्टियों के साथ क्या किया है? सहयोग किया है। अलग अलग पार्टियां इनके साथ मिलकर के सरकार बनाई है। तो क्या लगता है कि ये है बीजेपी, और जितने भी मंत्रालय है सब बीजेपी अपने हाथ में रख ले तो ये लोग घंटा के लिए इनका मदद करेंगे? काहे करेंगे? नहीं करेंगे। अब समझिए, मान लेते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्टी यानी कि जिसने मैक्सिमम सीटें दी हैं सरकार को, तो उनको जो है राज्य मंत्री, उनमें से कुछ को राज्य मंत्री, कुछ को कैबिनेट मंत्री बना दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो जिनका जरूरत है भी नहीं भी। ठीक है, मान लीजिए फ्यूचर में कोई ऐसी पार्टी है जो इनके साथ जुड़ी हुई है और ये जो है सो हट जाए तो भी इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हट गया और जो मेन पार्टी उसमें से भी कोई हट गया तो दिक्कत हो सकता है, जिसके कारण इनको अपने साथ रखा जाता है। तो इनको जो एक्स्ट्रा पार्टियां होती हैं इन्हीं को आपको जो है राज्य उप मंत्री का पद दे दिया जाता है कि भैया जो है सो भाग न जाए।
बात समझ में आया? यानी कि उप मंत्री का पद जो है किसको दिया जाता है? वैसी पार्टियों को, वैसी सहयोगी पार्टियों को दिया जाता है जिनका रहना ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन रहे तो ज्यादा अच्छा है, वैसे पार्टियों को उप मंत्री का पद प्रदान कर दिया जाता है। क्लियर? अरे जैसे जब कोई प्रोग्राम होता है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड को प्राइज दिया जाता है, उसमें चौथे को भी प्राइज दिया जाता है। कहा दिया था? ससुर कहीं मर मराना गया। तो उसी प्रकार से उप मंत्रालय जो है वैसी पार्टी को प्रदान कर दिया जाता है जो कहीं भाग भूग न जाए। क्लियर है? चलिए, तो आपको जो है अब समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा लोकसभा। ये आपका विधायिका हो गया जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका हो गया जो आपको जो है लागू करेगी। अच्छा, इसमें एक और होता है कैबिनेट, किचन मंत्रालय, किचन कैबिनेट इसको कहते हैं, किचन कैबिनेट। लेकिन ये होता नहीं है, किचन कैबिनेट होता नहीं है, ये अपने आप फॉर्म हो गया है, बन गया है। किचन कैबिनेट का मतलब है कि आपको पूरे भारत में 4-5 आदमी मिलकर के लग रहा है कि शासन सत्ता चला रहे हैं। प्रधानमंत्री, मोटा भाई राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर। आप देखिएगा तो हमेशा यही 5 आदमी न्यूज में रहते हैं। कैबिनेट मंत्री के अंदर, कैबिनेट मंत्रालय के अंदर बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन दिखाई कई आदमी दे रहे हैं? 4-5 आदमी दे रहे हैं। तो इसी 4-5 आदमी को सम्मिलित रूप में किचन कैबिनेट कह दिया जाता है। क्लियर है? यानी कि मैक्सिमम जब संशोधन वगैरह कोई बदलाव करना हो तो इन सबसे मिलेंगे, नहीं तो ये 5 आदमी मिलकर के सारा काम कर देंगे। तो उस प्रकार के मंत्रियों को सम्मिलित रूप में हम लोग क्या कहते हैं कि किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं। ये संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, इन सब का है, इसका नहीं है, लेकिन ये जो है आज के टाइम में ट्रेंड में चलने लगा है, इसलिए मैंने सोचा इसका चर्चा कर देते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपको बोला कि भैया प्रधानमंत्री जो होंगे, क्या प्रधानमंत्री जो होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम अगर बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और आपको जान के हैरानी होगा कि अब तक सबसे ज्यादा समय तक 16 वर्ष 286 दिनों तक आपको जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। यानी कि सबसे ज्यादा समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगर हम बात करें महिला प्रधानमंत्री की, भारत की महिला प्रधानमंत्री, तो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो है आपको कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है? अगर हम बात करें सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले की, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री, तो वो है आपको राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी जो हैं वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। कितने साल? तो याद रखिएगा मात्र 44 वर्ष, मात्र 44 वर्ष में वो प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम बात करें सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले की, अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले की, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। कितने साल? 81 वर्ष। मोरारजी देसाई के ऊपर एक और रिकॉर्ड है कि अपने पद से त्यागपत्र देने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे प्रथम भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले की, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी जो हैं ये सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कितना साल, तो याद रखिएगा ये मात्र 13 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है? अब आपके दिमाग में एक सवाल आनी चाहिए कि 13 दिन ही क्यों? ठीक है, 13 दिन ही क्यों? तो याद रखिएगा ये 14 दिन भी हो सकता था, 15 दिन भी हो सकता था। 13 दिन इसलिए क्योंकि इन्होंने जो पद से त्यागपत्र इनको देना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दिया जाता है, लेकिन जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति नहीं होती लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे भी राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या होता है? तो शर्त यह होता है कि 12 दिन के भीतर उनको अपना बहुमत साबित कर देना होता है। अगर 12 दिन के भीतर बहुमत साबित कर दिए तो सरकार कंटिन्यू चलेगी, अगर नहीं कर पाए तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया, ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। नतीजा ये हुआ था कि इनकी सरकार जो है क्या हो गई थी? गिर गई थी। कितने दिनों में?
12 दिन में नहीं कर पाए तो 13वें दिन गिर गई, इसलिए इनको कहा जाता है कि सबसे कम समय तक, मात्र 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता में क्या होगा कि कम से कम उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत का नागरिक तो हो ही, 25 वर्ष उम्र उनका जरूर होना चाहिए। क्यों? अब देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। और सामान्य तौर पे लोकसभा का सदस्य जो होते हैं वही प्रधानमंत्री बनने की भी योग्यता रखते हैं। इसका मतलब है कि 25 वर्ष में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। दूसरा कंडीशन कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। अगर मान लिया किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीते ही नहीं, हार जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या वह भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ, बन सकता है। उसको राज्यसभा का सदस्य बना करके भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। एक में भारत के ऐसे 4 व्यक्ति हुए हैं, 4 व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य होने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। वो 4 व्यक्ति कौन है? तो एक ट्रिक है, इंद्रदेव गुम गए। इंद्रदेव गुम गए, ठीक है। इंद्र से इंदिरा गांधी, लोकसभा का चुनाव हार गई थी, इनको बनाया गया था। देव से देवगौड़ा, सॉरी देवगौड़ा, पूरा नाम है इनका HD देवगौड़ा। फुल फॉर्म हुआ हरदन हल्ली देदो गौड़ा देवगौड़ा, ठीक है। हरदन हल्ली देदो गौड़ा देवगौड़ा, ये जो है आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। अगला है गुजराल। गुजराल, पूरा नाम है इनका इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, ये भी आपको जो थे। चौथे हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है ये भी आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं और इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने क्या बताया कि लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंडीशन में ही है कि लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव हार गया है और उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसको मंत्रिमंडल में कोई मंत्री बना दिया गया, तो वह कितने समय तक रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने हुए? 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने तक रह सकता है। सभा के किसी भी कार्रवाई में उसको भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उसको जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो भी वो बन सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीना का भीतर उसको जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, अन्यथा उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि उसको किसी भी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, वोट करने का अधिकार नहीं होगा। क्लियर है? अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, लोकसभा के अध्यक्ष की, तो लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपको कौन? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपको जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और अगर हम बात करें उपसभापति, उपसभापति कौन थे? तो वो थे एम अनंत सैनम अयंगकर। एम अनंत सैनम अयंगकर, ये प्रथम लोकसभा के उपसभापति और ये लोकसभा के सभापति थे। अगर हम बात करें महिला की तो भारतीय लोकसभा की पहली महिला जो थी वह कौन थी? लोकसभा महिला अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी। मीरा कुमार पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष। दूसरी लोकसभा की महिला अध्यक्ष, दूसरी अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा आपको सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। अगर हम बात करें वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की तो ओम बिड़ला। ओम
बिरला जो हैं वह वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्लियर है? यानी कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी जो हैं वो कौन है? ओम बिरला ही हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीट, तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वह जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होती है। जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होती है। वर्तमान टाइम में प्रति 1 लाख, प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद है। ठीक है? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने सांसद है? एक सांसद है। हालांकि आपको जो है यह बड़े पिछले समय से लगातार जो है सो कई एक सालों से ये कंटिन्यू चल रहा है। वर्तमान टाइम में अगर बात की जाए तो यह 2002 के अकॉर्डिंग जो है सो कार्य कर रहा है। लेकिन अभी के टाइम में आपको जो है लगभग समझिए 35 लाख जनसंख्या पर एक सांसद है। यानी अब जो है आपको सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और आपको बढ़ेगा भी। क्यों? क्योंकि आपने देखा है नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन में सीटों की संख्या क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा में सीटों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जरूरी भी है क्योंकि 10 लाख की जगह 35 लाख, आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा हो गया? सीधे 3.5 गुना ज्यादा है। क्लियर है? लोकसभा सीटों की हम बात करें तो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य, एक ट्रिक है, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य पब गई। ठीक है? उमा पब गई। ऊ से उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा में? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा में सीटों की संख्या है 80। मां से महाराष्ट्र कितनी सीटें हैं? 48। प से पश्चिम बंगाल कितनी सीटें हैं? 42। ब से बिहार कितनी सीटें हैं? 40। ठीक है? तो ये लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या है, इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ आपका आज का क्लास होता है यहीं पे समाप्त। फिर हम लोग कल राज्यसभा के साथ मिलेंगे। ठीक है? इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको पता है क्या करना चाहिए, उसको कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।